Hello and welcome in my channel Study with Yusuf, and today I am going to start current electricity, which is a very important chapter of class 12th physics. And today is the first lecture of this chapter, and the important points to be covered are electric current introduction, average current and instantaneous current, and base numericals. फिर drift velocity हम लोग देखेंगे, then relaxation time, then current density and the relation between current density and drift velocity. तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? ये क्लास 10 में ऑलरेडी तुम लोगों ने पढ़ चुका है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यानी चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। ये क्लास 10 का है तो इसको ज़्यादा डिटेल में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर। 1 एम्पियर इज इक्वल टू होता है 1 कूलम पर सेकेंड। एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट, इसको हम लोग देखेंगे, इसका न्यूमेरिकल भी करते हैं। तो एवरेज करंट का मतलब होता है कि जब करंट किसी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि जैसे कहा जाए टाइम 5 सेकेंड से लेकर 7 सेकेंड के बीच में कितनी करंट फ्लो की, तो किसी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में जब करंट को कैलकुलेट करते हैं तो उस करंट को कहते हैं एवरेज करंट। तो एवरेज करंट का मतलब क्या हो गया? The current flowing in a conductor in a given interval of time is called average current. Average current को, average का सिंबल ये होता है ना, तो average current is equal to delta Q upon delta T। तो एवरेज का मतलब क्या होता है कि किसी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम का एक रेंज दी रहेगी, 2 टाइम दिया रहेगा कि इतने टाइम से लेकर इतने टाइम तक, उसे कहते हैं एवरेज करंट। और इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब होता है कि वो करंट जो किसी पर्टिकुलर टाइम पे पूछा जाए कि बताओ टाइम जब 5 सेकेंड था, 5वें सेकेंड पे कितनी करंट थी, तो एक टाइम यहाँ पे होगा। यहाँ पे टाइम का इंटरवल नहीं होगा बल्कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछा जाएगा, तो उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। तो इंस्टेंटेनियस करंट को हम लोग क्या कहेंगे? द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट। मतलब किसी एक क्षण, किसी एक पल, उस पल कितनी करंट थी। टाइम जब 5 सेकेंड था तो 5वें सेकेंड पे कितनी करंट थी, तो एक उसमें टाइम क्या होगा? एक पर्टिकुलर टाइम दिया होगा। एवरेज करंट में क्या आता है कि टाइम की रेंज दी थी, कितने टाइम से इतने टाइम के बीच में कितनी करंट फ्लो की, उसे कहते हैं एवरेज करंट। और इंस्टेंटेनियस करंट किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे कितनी करंट फ्लो कर रही है, दैट इज इंस्टेंटेनियस करंट। आई इज इक्वल टू क्या होगा? डी क्यू अपॉन डी टी। डी का मतलब ये डिफरेंशियल फॉर्म में कब लिखते हैं? जब बहुत छोटे टाइम या बहुत छोटे इंटरवल के लिए बात होती है, तो डी के फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं। इसके एग्जाम्पल देखिए, अभी देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। अभी न्यूमेरिकल्स इस पे करा देंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं करंट से रिलेटेड। फर्स्ट पॉइंट ये है कि करंट किसी भी कंडक्टर, जैसे मान लो ये कोई कंडक्टर है, तो किसी कंडक्टर में जितनी करंट एंटर का, जितने चार्जेस पर्टिकुलर टाइम पे, किसी इंस्टेंट पे जितने चार्जेस एंटर करेंगे किसी एक क्रॉस सेक्शन से, तो दूसरे क्रॉस सेक्शन से उतने ही चार्जेस उस टाइम पे निकलेंगे। जैसे अगर 2 सेकेंड में मान लो 10 कूलम चार्ज एंटर करते हैं किसी एक सरफेस से, तो 2 सेकेंड में दूसरी सरफेस से 10 कूलम चार्ज ही निकलेंगे। तो ये सरफेस कहीं भी हम लोग क्रॉस सेक्शन ले सकते हैं, मान लो बीच में ले लिया, तो अगर जितने चार्जेस किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में एंटर करते हैं तो उतने ही टाइम में यहाँ से भी उतने ही चार्जेस पास करेंगे, और यहाँ से भी किसी भी वायर के किसी भी क्रॉस सेक्शन से किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जितने चार्जेस एक सरफेस या एक क्रॉस सेक्शन से एंटर करेंगे, दूसरे से उतने ही चार्जेस क्या होंगे? निकलेंगे। तो इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। और इससे क्या पता चलता है कि वायर के हर क्रॉस सेक्शन पे करंट क्या होगी? इक्वल होगी। यहाँ पे अगर करंट I इज इक्वल टू इस पॉइंट पे, इस वाले क्रॉस सेक्शन पे I इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 2 एम्पियर है, तो यहाँ पे भी करंट कितनी होगी? 2 एम्पियर। इस क्रॉस सेक्शन से भी करंट कितनी होगी? 2 एम्पियर। तो किसी भी वायर के हर एक क्रॉस सेक्शन पे करंट इक्वल होती है। क्यों इक्वल होती है? क्योंकि गिवन टाइम इंटरवल में अमाउंट ऑफ चार्ज इक्वल फ्लो करता है, और करंट इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम इक्वल है और चार्ज भी इक्वल हो, तो करंट भी क्या होगी? इक्वल होगी। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि हर क्रॉस सेक्शन से चार्जेस इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चार्जेस क्रॉस करते हैं, ठीक है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस भी हो गया, क्योंकि जितने चार्ज एंटर किए उतने ही चार्जेस निकल गए, तो कंडक्टर के अंदर चार्ज कहीं पे भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट।
करंट का डायरेक्शन, तो करंट का डायरेक्शन जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। तो जैसे कोई कंडक्टर है, ए बी कोई कंडक्टर है और इसको बैटरी से जोड़ दिया, तो करंट किधर जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब ए से बी। करंट का डायरेक्शन इधर से इधर की तरफ होगा ना, ए से बी की तरफ करंट फ्लो करेगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तरफ आते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन करंट के जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, तो कन्वेंशनल करंट मतलब जो हम लोग करंट जानते हैं, तो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, तो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन अगर इधर फ्लो कर रही है तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ हो फ्लो कर रहे होंगे। ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ये हो गया। अब इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसके बाद एवरेज करंट और इंस्टैंटेनियस करंट पे न्यूमेरिकल किस टाइप के बनते हैं वो अभी करा देते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं। अब मान लो Q इज इक्वल टू दिया है 4t² + 7t - 2। अब इसमें कहा जाए कि कैलकुलेट करंट बिटवीन t इज इक्वल टू 3 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। इट मीन्स यहाँ पे दो टाइम दिया, 3 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच में कितनी करंट फ्लो की। तो यानी हम लोग कह सकते हैं t1 इज इक्वल टू 3 सेकेंड है और t2 कितना है, 5 सेकेंड। तो अब यहाँ पे ये बताओ कि कौन सी करंट फ्लो करेगी। यहाँ पे किस करंट की कैलकुलेट करने की बात हो रही है, एवरेज करंट या इंस्टैंटेनियस करंट। ऑब्वियसली एवरेज करंट, क्योंकि इसमें दो टाइम दिया हुआ है, तो यहाँ पे कौन सी करंट कैलकुलेट करना है, एवरेज करंट। तो एवरेज करंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T। तो डेल्टा Q का मतलब कि चेंज इन चार्ज, फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज ना, Q फाइनल माइनस Q इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा T, चेंज इन टाइम। तो फाइनल चार्ज कितना होगा, टाइम की जगह पे T की जगह पे क्या पुट कर दे, 5 पुट कर दे, तो क्या मिलेगा, 5 5 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, 100 प्लस 7 5 ज़ा 35 -2 और माइनस Q इनिशियल। तो इनिशियल में T की जगह पे क्या पुट कर दे, 3 पुट कर दे, 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36 प्लस 7 3 ज़ा 21 -2 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। डेल्टा T कितना हो जाएगा, 5 - 3 इट मीन्स 2। तो डेल्टा T हो गया 5 सेकेंड में से 3 सेकेंड माइनस को इतना टाइम 2 सेकेंड आ गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 133, ये कितना आएगा, 133 माइनस ये कितना हो जाएगा, 36 माइनस 19, 36 प्लस 19, तो कितना हो जाएगा 55 डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आएगा 133, 8 12 5 78 डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स 39 एम्पियर। तो ये कौन सी करंट निकल आई, एवरेज करंट। ठीक है, फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इंस्टैंटेनियस करंट का क्वेश्चन किस टाइप का रहेगा। ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ अगर इस क्वेश्चन में ये कहा जाता कि एट बिटवीन ना होता, कैलकुलेट करंट बिटवीन ना होता और यहाँ पे लिखा होता एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। यहाँ पे किसी एक टाइम पे पूछा था कि 5वें सेकंड पे कितनी करंट फ्लो कर रही है इस कंडक्टर में से। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 5 मीन्स यहाँ पे टाइम इंटरवल नहीं दिया है, सिर्फ एक टाइम दिया है। यहाँ पे कौन सी करंट कैलकुलेट करना है हमें, यहाँ पे हम लोग को कैलकुलेट करना है इंस्टैंटेनियस करंट। तो इंस्टैंटेनियस करंट का फॉर्मूला क्या होता है, dq बाई dt। तो इट मीन्स यहाँ पे q को पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा d बाई dt ऑफ
क्यू दिया हुआ है 4t² प्लस 7t माइनस 2, तो ये होगा कितना 2 4 डिफ्रेंशिएशन तो आता है ना, इसका डिफरेंस कितना होगा 4 2 मल्टीप्लाई में 2 4 8 और t की पावर 1 हो जाएगा तो 8t प्लस यहाँ पे डी बाई डी टी टी का 1 हो जाएगा तो 7 1 7 आ गया और कांस्टेंट टर्म का डी बाई डी टी कितना होता है 0, तो 8t प्लस 7 ये हो गया आई की वैल्यू। अब इसको टाइम कितना दिया 5 सेकेंड, तो टाइम जगह 5 रख दें तो 8 इंटू 5 प्लस 7 8 5 40 47 एम्पियर। तो ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस करंट 47 एम्पियर एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो आई होप इंस्टेंटेनियस करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो कब कैलकुलेट करना होता है जब एक टाइम दिया होता है, और इस तरह से पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे तब फाइनली t की वैल्यू पुट करेंगे, और एवरेज करंट जब टाइम इंटरवल दिया होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद आगे टॉपिक देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इससे पहले हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी से पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि जब किसी कंडक्टर में, जैसे ये कंडक्टर एक तार वायर बना हुआ है, जब किसी कंडक्टर में हम लोग बैटरी से कनेक्शन नहीं करते हैं तो कंडक्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करती, लेकिन जब उसमें हम लोग बैटरी का कनेक्शन कर देते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ करंट फ्लो करने लग जाती है ना। लेकिन जब तक बैटरी का कनेक्शन नहीं होता तो कोई करंट नहीं शो करती। तो देखते हैं, अभी एक कंडक्टर लिया है जिसमें बैटरी कनेक्टेड नहीं है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या मोशन में नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव कर रहे हैं तो करंट होना चाहिए, करंट शो करना चाहिए, है ना। लेकिन अगर अभी इस वक्त इसमें कोई अमीटर या वोल्टमीटर कनेक्ट कर दें यहाँ पे, या गैलोमीटर जो होते हैं, तो क्या गैलोमीटर की सुई डिफ्लेक्ट करेगी। एक सिंपली एक कंडक्टर में गैलोमीटर जो होते हैं तो क्या गैलोमीटर की जो निडल है वो डिफ्लेक्शन देगी, नहीं देगी। इसका मतलब अंदर कोई करंट नहीं फ्लो कर रही है। तो अब ये ऐसा कैसे हो सकता है कि अंदर इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करते हैं, जिग जैग रैंडम मोशन करते रहते हैं। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिग जैग रैंडम मोशन कर रहे होंगे, तो उनके मोशन की वजह से कोई करंट नहीं मिल रही है। तो इससे क्या पता चलता है कि इनकी वेलोसिटी जो है वो रैंडम है, और सारे वेलोसिटी कंपोनेंट एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को कहीं ना कहीं कैंसिल आउट कर दे रही है, और इसलिए इनकी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होती है, 0 हो जाती है। ठीक है, जैसे देखो मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी वेलोसिटी v1 इधर की तरफ है, ठीक। तो इसको कौन कैंसिल आउट कर दे रहा है, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन जिसकी वेलोसिटी v4 इधर की तरफ, इसको कैंसिल आउट कर दे रही। और v2 ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जिसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है, तो इसको भी कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन, ये मान लो v8, v2 को v8 कैंसिल आउट कर दे, रिजल्टेंट दोनों क्या हो जाए, 0 हो जाएगा। इसी तरह से v3 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये इधर है, तो इसके अपोजिट कौन मिल गया, v5 जो कि इधर है, तो v3 v5 एक दूसरे कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। सिमिलरली v6 की v6 वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, v7 इधर, तो अब v6 v7 कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। तो कुछ इस तरह से होता होगा, इलेक्ट्रॉन्स अंदर मोशन भले करते होंगे लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन्स की जो रिजल्टेंट या एवरेज वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसलिए हमें जब तक बैटरी नहीं कनेक्ट करते कोई करंट नहीं मिलती, तो इसलिए इनके रिजल्टेंट वेलोसिटी हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, 0 करते हैं। अब वो वाला केस लेते हैं जब बैटरी मान लो इसमें कनेक्ट कर दिया, ठीक। अब जब बैटरी कनेक्ट कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, इधर साइड पॉजिटिव मिल गया, इधर साइड नेगेटिव। तो अब क्या होगा, जैसे मान लो ये v1 वेलोसिटी इधर की तरफ थी, तो अब इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव डायरेक्शन में अट्रैक्ट होते हैं, तो ये जो फील्ड है इसको इलेक्ट्रॉन्स को सबको उधर ले जाना चाहेगी, सारे इलेक्ट्रॉन्स को उस तरफ ले जाना चाहेगी। तो जो v1 वेलोसिटी थी, मान लो ये इधर थी, ये थोड़ा सा क्या होगी, ऐसे घूम जाएगी, हल्का सा शिफ्ट हो जाएगी इधर। इसी तरह से v1 वेलोसिटी जो है, जो इस डायरेक्शन में ऑलरेडी इधर थी, वो और ज़्यादा तेज से उधर जाएगा, है ना। और v3 जो इधर थी वो क्या हो जाएगी, थोड़ी ऐसी हो जाएगी ना, तो v3 इधर हो जाएगी। v4 जो कि इस तरफ जा रही थी, इधर जा रही थी, ये क्या होगा, थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगी ना, क्योंकि फील्ड उधर खींच रही है। तो v4 इधर ना होके थोड़ा सा उधर हो जाएगी, ये हो जाएगी v4 की कंडीशन। इसी तरह से v5 जो इधर जा रही थी वो थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगी, तो v5 कुछ ऐसा हो जाएगा। v6 जो इधर जा रहा था वो भी उधर शिफ्ट हो जाएगा। v7 जो कि ये जा रहा था ये भी थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, यानी सारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी थोड़ा उस तरफ शिफ्ट हो जाएगी थोड़ी थोड़ी। तो अब सबका रिजल्टेंट क्या होगा, 0 नहीं आएगा। अब सबका रिजल्टेंट 0 नहीं आएगा, बल्कि क्या होगा, ओवरऑल इस तरफ एक रिजल्टेंट वेलोसिटी मिलेगी ना,
एक वेलोसिटी इधर की तरफ, सबका रिजल्टेंट एक वेलोसिटी मिलेगी जो कि इस तरफ होगी, उसी को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी कि जब बैटरी कनेक्टेड नहीं थी तो उस वक्त सारे इलेक्ट्रॉन की जो रैंडम वेलोसिटीज थी सबका रिजल्टेंट क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। और लेकिन जब उसमें बैटरी कनेक्ट कर दी तब सबका रिजल्टेंट क्या हो गया, एक वेलोसिटी आई जो कि नॉन जीरो थी, और इस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ये हम लोग कह सकते हैं कि इस एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं, इसी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी किस वजह से आ पाई, क्योंकि बैटरी से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया, बैटरी लगी जिससे वजह से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया और सबकी वेलोसिटी क्या हुई, थोड़ी थोड़ी चेंज हुई। अब वेलोसिटी जब चेंज होती है तो वेलोसिटी चेंज होने में कुछ टाइम लगा होगा, उस टाइम को क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। मतलब सब सारे टाइम का एवरेज टाइम क्या कहलाता है, रिलैक्सेशन टाइम। जैसे मान लो ये v1 था, v1 को v1 डैश, ये कौन सी वेलोसिटी, v1 डैश, तो v1 से v1 डैश बनने में मान लो t1 टाइम लगा, है ना, इसको कितना टाइम लगा, t1। इसी तरह से v2 को v2 डैश, ये थोड़ा सा और बड़ मतलब एक और ज़्यादा तेज़ हो गई ना, v2 पहले से उधर था, अब v2 उधर था तो लेकिन और ज़्यादा तेज़ हो गया, तो v2 डैश, v2 से v2 डैश बनने में मान लो t2 टाइम लगा। इसी तरह से v3 से v3 डैश बनने में t3 टाइम लगा, है ना, एंड सो ऑन। तो सारे टाइम का t8 है ना, इस तरह से अपॉन 8, सारे टाइम का जो एवरेज होगा उसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। यानी कि हर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज हुई और हर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज होने में जो टाइम लगे उन सारे टाइम का एवरेज कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, यानी कि इस रिलैक्सेशन टाइम में, इस पूरे एवरेज टाइम में ओवरऑल वेलोसिटी कहाँ से चेंज हो गई, नेट वेलोसिटी 0 थी और अब नेट वेलोसिटी क्या हो चुकी है, vd। तो जब करंट नहीं, मतलब बैटरी नहीं कनेक्टेड थी तब रिजल्टेंट वेलोसिटी 0 थी, अब रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो चुकी है, vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर हो चुकी है। और 0 से vd वेलोसिटी होने में कितना टाइम लगा, टाउ, इसको रिलैक्सेशन टाइम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, सारे टाइम का एवरेज होता है, मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में चेंज होने में जो इंडिविजुअल टाइम लगा उन सारे टाइम का एवरेज कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम। ठीक, तो ये हो गया टोटल टाइम। इस टोटल टाइम में वेलोसिटी 0 से vd हो गई, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, vd माइनस 0। तो चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू हो जाएगा vd माइनस 0 अपॉन टाउ, यानी कितना हो जाएगा, vd डिवाइडेड बाय टाउ। ठीक, तो एक्सेलरेशन vd डिवाइडेड बाय टाउ, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन f अपॉन m होता है ना, एक्सेलरेशन इज क्या होता है, फोर्स अपॉन m। तो एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन m होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फोर्स कितना लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो फोर्स लगा इस पे, वो किसकी वजह से लगा, बैटरी की वजह से लगा, एक्सटर्नल जो बैटरी थी उसकी वजह से फोर्स लगा। तो फोर्स क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, QE, है ना। F इज इक्वल टू फॉर्मूला हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा है ये चीज़ कि F इज इक्वल टू QE होता है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज के बाद तो E इंटू ई हो जाएगा ना, और इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस। तो F इज इक्वल टू माइनस ई, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ई डिवाइडेड बाय m, चार्ज ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m क्या हो जाएगा, मास। तो फोर्स डिवाइडेड बाय मास क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं एक्सेलरेशन कितना आया था, vd अपॉन टाउ, तो हम लोग यानी ये रख सकते हैं विच एम्प्लाइज माइनस ई अपॉन m इज इक्वल टू vd अपॉन टाउ, यानी कि vd निकालना, टाउ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो vd इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, vd इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई टाउ डिवाइडेड बाय m। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इसको सीक्वेंस में समझ लो एक बार, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक आगे कवर करते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे करंट डेंसिटी क्या होती है। देखो, अगर मान लो ये कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, ठीक, अब इसमें से जितने चार्जेस एंटर कर रहे हैं उतने ही चार्जेस किसी भी क्रॉस सेक्शन से निकलेंगे उसके,
ये हम लोग जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस से कि किसी भी कंडक्टर के अंदर किसी टाइम जितने चार्जेस एंटर करते हैं एट द सेम टाइम उतने चार्जेस दूसरी सरफेस से निकलते हैं, ठीक है। लेकिन अब मान लो अगर जैसे ये हमने इसकी सिर्फ एक छोटी सरफेस कंसिडर की, इतनी बड़ी सरफेस, तो क्या उसमें से भी उतने ही चार्जेस पूरे पास करेंगे? सारे चार्जेस उस पर्टिकुलर, मतलब एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन हमने कंसिडर किया, उसमें से भी सारे चार्जेस पास करेंगे जितने कि पूरे में से पास कर रहे थे? ऐसा तो है नहीं। तो अगर चार्जेस पूरे नहीं पास कर रहे तो यानी इट मीन्स अगर क्रॉस सेक्शन एरिया कम ले लेंगे हम लोग तो उसमें से करंट भी कम पास करेगी, बिकॉज करंट इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो अगर चार्जेस कम पास कर रहे हैं तो उस टाइम में करंट भी क्या हो जाएगी? उस पर्टिकुलर एरिया की कम हो जाएगी। तो इससे ये पता चलता है कि क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हम लोग कम ले लेंगे, जितना भी कम करेंगे उसमें उतनी कम करंट पास करेगी। और पूरा क्रॉस, यानी जब हम लोग कहते हैं करंट आई अगर इधर से पास कर रही है तो हर क्रॉस सेक्शन एरिया से करंट आई ही पास करेगी, लेकिन वो क्रॉस सेक्शन एरिया पूरे वायर के लिए होना चाहिए। ये नहीं कि अगर थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन एरिया तो उसमें से भी आई करंट पास करेगी, नहीं, तब उसमें से एक नई करंट, कम करंट पास करेगी, मान लो वो है आई डैश, है ना। एक छोटा क्रॉस सेक्शन लेंगे तो उसमें से क्या होगा? पूरी करंट नहीं पास करेगी, उसमें से कुछ ही करंट पास करेगी। इट मीन्स करंट डिपेंड करती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। तो अब यहाँ से हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी क्या डेफिनेशन निकल के आती है कि करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया कि यूनिट एरिया में से कितनी करंट पास करेगी। अगर पूरे एरिया में से आई करंट पास कर रही है, पूरा टोटल एरिया जो ए था, अगर ए एरिया से टोटल करंट आई पास कर रही है तो एक यूनिट, मतलब जिसका एरिया कितना है? यूनिट एरिया ना, जिसकी यूनिट एरिया है अगर, तो उस यूनिट एरिया से कितनी करंट पास करेगी। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? टोटल करंट डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। तो टोटल करंट डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, तो एरिया, करंट डिवाइडेड बाय एरिया इज कॉल्ड करंट पर यूनिट एरिया। इसी को कहते हैं करंट डेंसिटी, ठीक है। तो करंट डेंसिटी एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, लेकिन करंट डेंसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आई, क्योंकि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी, एरिया का एक वेक्टर होता है ना। अगर मान लो जैसे कोई एरिया, हमने ये एरिया लिया, तो इसका वेक्टर क्या होता है? इसके परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो अब जैसे सरफेस ऐसी है तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर, यानी कि करंट के डायरेक्शन में होगा। तो यानी कि करंट डेंसिटी का भी डायरेक्शन क्या होगा? जो करंट का डायरेक्शन होगा। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, भले करंट के पास डायरेक्शन होता है लेकिन फिर भी करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी। इस चीज़ को याद रखना, नोट करके लिख लो कि करंट क्या है? करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसके पास डायरेक्शन होता है लेकिन फिर भी करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है? क्योंकि करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है ना, वेक्टर का जो एडिशन का लॉ है वो उसको फॉलो नहीं करती, इसलिए करंट एक स्केलर क्वांटिटी, भले इसके पास डायरेक्शन होती है। लेकिन जो करंट डेंसिटी है ये क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसका डायरेक्शन क्या होता है? वही डायरेक्शन होता है जो कि करंट का डायरेक्शन होता है। तो हम लोगों ने क्या समझा कि व्हाट इज करंट डेंसिटी? करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट एरिया। पूरे एरिया से अगर आई करंट पास करे तो यूनिट एरिया से जितनी करंट पास करेगी, वन यूनिट एरिया से, एक छोटे यूनिट एरिया से जो करंट पास करेगी उसे कहते हैं करंट डेंसिटी। इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन वही होता है जो कि करंट का डायरेक्शन होता है, ठीक है। इसे स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम लोग देखते हैं करंट डेंसिटी जे और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी में रिलेशन बिटवीन जे एंड वीडी। इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक। करंट डेंसिटी हम लोग J इज इक्वल टू जानते हैं। J इज इक्वल टू क्या होता है? करंट डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, ये होता है J इज इक्वल टू, है ना। अब कंसीडर करते हैं कि मान लो ये कंडक्टर है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? A, और इसकी जो लेंथ है वो मान लो L है। किसी कंडक्टर की लेंथ L है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है। तो
और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि वो सारे इलेक्ट्रॉन्स किस वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, वी वेलोसिटी से ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन अंदर मूव करेंगे। जब बैटरी से हम लोग करंट देंगे, इधर अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं तो इधर होगा निगेटिव और इधर होगा पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन मान लो अंदर मूव कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है, वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से मूव करेंगे। तो मान लो किसी टाइम टी टाइम में इन, या डेल्टा टी टाइम में, इन डेल्टा टी टाइम, इन टाइम डेल्टा टी, इलेक्ट्रॉन ने मान लो ये इस एंड से इस एंड तक आ गए, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो कितनी स्पीड से चल रहे हैं, वी डी वेलोसिटी से ना, और टाइम कितना लगा, डेल्टा टी। तो डेल्टा टी टाइम है वी डी इंटू डेल्टा टी, यानी वी डी डेल्टा टी, इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो ये डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी, लेंथ है ना। यहाँ से अगर यहाँ पहुँचे तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, एल, और ये एल किसके बराबर हो जाएगा, वी डी इंटू डेल्टा टी, स्पीड इंटू टाइम के बराबर। इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो सिलेंडर, ये जो वायर, एक सिलेंड्रिकल वायर है, जैसा भी वायर होता है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, ये होता है वॉल्यूम। तो लेंथ कितनी है, वी डी इंटू डेल्टा टी, ये हो गया लेंथ यहाँ से, और एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया वॉल्यूम। ये जो कंडक्टर है इसका वॉल्यूम कितना आ गया, वी डी डेल्टा टी ए। वी डी डेल्टा टी क्या थी, लेंथ के बराबर था, और एरिया से, क्रॉस सेक्शन एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ गया वॉल्यूम। अब हम लोग अगर यहाँ से निकालते हैं एक नंबर, मान लो n जो है, n इस क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मान लो स्मॉल n है, ठीक। और टोटल इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, n मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम पर यूनिट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल n है, तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे n को, तो क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल N, है ना। तो n क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और स्मॉल n क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम को टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से n की, यहाँ से v की वैल्यू रख देते हैं ना, तो वॉल्यूम कितना आया है, वी n इंटू वी डी डेल्टा टी ए, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वॉल्यूम जो आया था रख दिया वी डी डेल्टा टी ए यहाँ से वॉल्यूम, और n क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और यहाँ से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल आया। हम लोग जानते हैं चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, Q इज इक्वल टू एन ही होता है ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है, तो ये हो गया जो टोटल चार्ज। तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n की वैल्यू रख देते हैं, तो n वी डी डेल्टा टी ए मल्टीप्लाइड बाय ई। तो करंट कितनी हो जाएगी, तो करंट इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन डेल्टा टी, चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज कितना है, n वी डी डेल्टा टी ए ई अपॉन डेल्टा टी कैंसिल हो गया, तो करंट कितनी आ गई, n वी डी ए ई, ये हो गया करंट। और अगर ये हो गया करंट का फॉर्मूला, ठीक है। ए को अपॉन में ले आए तो हो जाएगा, यहाँ से इधर देख लो कि ए जो है वो आई के अपॉन में अगर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई अपॉन ए इज इक्वल टू क्या बचा, एन इंटू वी डी इंटू ई। और आई अपॉन ए क्या होता है, जे होता है ना, आई अपॉन ए क्या होता है,
जे होता है तो यानी जे इज इक्वल टू क्या हो गया, एन वी डी ई. दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी जे एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी. ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अच्छे से एक बार समझ लो.